प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने हिंदी गद्य यानी हिंदी लिटरेचर का पार्ट 1 और 3 का अध्ययन किया था। आज हम हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण का पाठ उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। आइए देखते हैं। परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर शब्दांश प्लस शब्द इक्वल टू नया शब्द। अब नया शब्द का यहाँ पे मतलब है उपसर्ग विधि से बना शब्द नया शब्द कहलाता है। जैसे सत्य, तो सत्य मीन्स होता है सच, और सत्य में आ जोड़ देते हैं तो आ प्लस सत्य इक्वल टू असत्य। अ प्लस सत्य इक्वल टू असत्य। तो अ मतलब होता है नहीं, सत्य मतलब होता है सच, असत्य का मतलब हुआ जो सच नहीं है। तो इसमें असत्य में मूल शब्द है सत्य। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू के उपसर्ग, नंबर 4 उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। आइए सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। आ, अव, अप, अधि, अति, अनु, सु, नि, दु, वि, परा, अभि, अप, सम, दुर, विस आदि। जैसे आकार, तो आकार में मूल शब्द है कार और आ शब्द है आ उपसर्ग। तो आकार, आकार का मतलब होता है शेप। आदेश, देश इसमें मूल शब्द है और आ इसमें उपसर्ग है। आदेश का मतलब होता है आज्ञा देना। अधिकार, अधिकार में कार मूल शब्द है और अधि उपसर्ग है। अतिरिक्त, रिक्त इसमें मूल शब्द है और अति इसमें उपसर्ग है। तो अतिरिक्त का मतलब होता है इसके अलावा। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। बिल्कुल वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। हिंदी के शब्दों में अगर कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो वो हिंदी का ही उपसर्ग होगा, ऐसा नियम है। जिस भाषा का मूल शब्द होता है उसी भाषा का उसमें उपसर्ग जोड़ा जाता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे शब्द है अनपढ़, तो मूल शब्द छुपा है पढ़। संस्कृत में कहते हैं पठ, ओके। और हिंदी में पढ़, तो पढ़ का मतलब आप सब जानते हैं। इसके आगे शब्द लगा है अन, तो शब्द क्या बन गया? अनपढ़। अधमरा, इसमें मूल शब्द है मरा और अध है इसमें उपसर्ग। तो अधमरा का मतलब ना तो वो जिंदा है और ना मरा है, अधमरा। दुकाल, दु प्लस काल, तो दु का मतलब होता है बुरा और काल का मतलब होता है समय। तो दुकाल का अर्थ हुआ बुरा समय। चौराहा, चौराहा में राहा मूल शब्द है और चौ उपसर्ग है। चौ मतलब 4, राह मतलब रास्ता। जहाँ 4 राह होते हैं वो चौराहा कहलाता है। हिंदी के शब्दों में लगने वाले उपसर्ग हिंदी के ही उपसर्ग होते हैं। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग 19 होते हैं। कम, खुश, बद, बे, ला, हम, दर, हर, बिला आदि। उर्दू के शब्दों में लगने वाले उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बेदाग, तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे कि दाग यहाँ पर मूल शब्द है और बे यहाँ पर उपसर्ग है। बदनाम, नाम यहाँ पर मूल शब्द है, बद यहाँ पर उपसर्ग है। ला इलाज, इलाज यहाँ पर मूल शब्द है और ला इस यहाँ पर उपसर्ग है। ये तीनों ही शब्द उर्दू के हैं और उर्दू के शब्द
ना तो ये हिंदी के होते हैं और ना ही संस्कृत के होते हैं। उर्दू फारसी के शब्द अलग प्रकार के होते हैं जिनमें नुक्ता आदि का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। संस्कृत के अव्यय। अव्यय आप जानते ही हैं, संक्षेप में बताती हूँ। जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल परिवर्तन का कोई असर नहीं होता है वह अव्यय कहते हैं। जैसे क्रिया, उसमें परिवर्तन होता है। ओके, संज्ञा में परिवर्तन होता है, विशेषण में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में परिवर्तन होता है, क्रिया में भी परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। इसके विषय में अगले टॉपिक पर विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं संस्कृत के अव्यय, यानी ऐसे शब्द जो अव्यय के रूप में हों। अगर उनमें कोई उपसर्ग लगा हुआ है तो हम उसे संस्कृत के अव्यय कहते हैं। जैसे अंतर्मन, तो यह भी एक अव्यय है, अव्यय शब्द है। मन इसमें मूल शब्द है और अंतर यहाँ पर संस्कृत का है, इसलिए हम इसको संस्कृत का अव्यय कहते हैं। चिरकाल, तो चिरकाल में मूल शब्द है काल, और चिर मतलब दीर्घकालीन, लंबे समय तक, तो ये भी संस्कृत का शब्द है और ये अव्यय है, तो हम इसे संस्कृत का अव्यय कहेंगे। स्वयंवर, यह भी संस्कृत का शब्द है और इसमें मूल शब्द है वर और स्वयं है इसमें संस्कृत का अव्यय। परदेश, देश यहाँ पर मूल शब्द है, पर यहाँ पर अव्यय है और पर मतलब होता है अन्य। सहपाठी, पाठी यहाँ पर मूल शब्द है, सह यहाँ पर उपसर्ग है। तो इस प्रकार ये भी संस्कृत का शब्द है और यहाँ पर अव्यय की तरह ही प्रयोग हो रहा है। तो हम कहेंगे कि संस्कृत के अव्यय यदि उपसर्ग देखें तो अंतर, चिर, स्वयं, पर, से आदि उपसर्ग जुड़े हुए हैं। अब गृह कार्य, आपको जो गृह कार्य यहाँ दिया है वो आपको अपने नोटबुक में करना है। निम्नलिखित शब्दों में से दो दो शब्द बनाइए। किनके बनाने हैं? आ, अधि, चिर, बद, चौ, ला। इन शब्दों के आपको दो दो उपसर्ग शब्द बनाकर लिखने हैं। उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए, मतलब उपसर्ग आपको अलग लिखना है और मूल शब्द अलग लिखना है। अनपढ़, अज्ञान, विदेश, हमजोली, लाइलाज, प्रकाश, निकम्मा, निर्जन, कुकर्म, उपयोग, अभिमान। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अनपढ़, तो अन इसमें उपसर्ग है और पढ़ इसमें मूल शब्द है। इस प्रकार आपको ये अपना फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में करना है।